गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर इससे पहले वीडियो में अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था, अभिक्रिया वेग पर आधारित अभिक्रिया के प्रकार और अभिक्रिया का वेग क्या होता है उसको समझा था। उसके बाद में वीडियो के अंदर अभिक्रिया का वेग व्यंजक, अभिक्रिया कोटि और आणविकता को समझा था कि अभिक्रिया कोटि और आणविकता क्या है, कि अभिक्रिया कोटि और आणविकता में अंतर भी बताया था कि अभिक्रिया कोटि किसे कहते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणु, परमाणु या आयन जिस पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, या अभिकारक की सांद्रता के घातांक का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता है, जो एक प्रायोगिक राशि है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक प्रैक्टिकल वैल्यू है। और अभिक्रिया की आणविकता या अणुसंख्यकता जो है किसी मूल रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु, परमाणु, आयन की जो संख्या है वो आणविकता है। अणुसंख्यकता मॉलिक्यूलरिटी जो एक सैद्धांतिक राशि है। अब उसके बाद में अगला टॉपिक है आभासी या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। सामान्यतः अपन देखते हैं कि किसी अभिक्रिया की कोटि और आणविकता समान होती है। जैसे प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो एकाणुक अभिक्रिया है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया है तो द्विअणुक अभिक्रिया है, तृतीय कोटि अभिक्रिया है तो त्रिअणुक अभिक्रिया है। लेकिन ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं आएगी जिसमें कोटि और आणविकता का मान अलग अलग है। तो आभासी या छद्म प्रथम कोटि का मतलब है किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक की सांद्रता है वो अधिक मात्रा में होती है, और एक अभिकारक की सांद्रता अधिक होने के कारण उसकी सांद्रता के अंदर मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता है, जिससे वह अभिक्रिया के वेग निर्धारण में भाग नहीं लेता, जिससे कोटि और आणविकता का मान अलग अलग हो जाता है। उसे कहते हैं आभासी या छद्म। और प्रथम कोटि है तो उसे कहेंगे आभासी या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक की सांद्रता अधिक्य में हो, अधिक मात्रा में हो, जिससे उस अभिकारक की सांद्रता में कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता और कोटि और आणविकता का मान भिन्न भिन्न हो जाता है, जिसे आभासी या छद्म कोटि अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल से ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन। एथिल एसीटेट का अम्लीय जल अपघटन किया जाए, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एथिल एसीटेट CH3COO-C2H5, इसको कहते हैं एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का जल अपघटन किया जाए किसी अम्ल की उपस्थिति में तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल और एथेनॉल बनता है, CH3COOH प्लस C2H5OH। अब इस अभिक्रिया के अंदर दो अभिकारक भाग ले रहे हैं, एथिल एसीटेट और जल। जल यहाँ पर आधिक्य में होता है, जल यहाँ पर आधिक्य में होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए जल की सांद्रता में कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए अभिक्रिया वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। मतलब अभिक्रिया का जो वेग होगा, वेग बराबर के एथिल एसीटेट की सांद्रता CH3COO-C2H5 एथिल एसीटेट की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। जल की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता, क्योंकि जल बहुत ज्यादा मात्रा में है, आधिक्य में होने के कारण इसमें कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए आणविकता तो इसकी दो है, एक एथिल एसीटेट एक जल है, ये द्विअणुक अभिक्रिया है, द्विअणुक अभिक्रिया है।
बाई मॉलिक्यूलरिटी है इसकी रिएक्शन, द्विअणुक अभिक्रिया है, इसकी आणविकता 2 है, लेकिन अभिक्रिया वेग एक अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, तो कोटि 1 है। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है, ये प्रथम कोटि अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में कोटि तो 1 है, आणविकता 2 है, तो कोटि और आणविकता का मान अलग अलग हो गया। इसको कहते हैं आभासी या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, कई बार परीक्षा में एग्जाम्पल ही पूछा जाता है कि आभासी या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया का उदाहरण लिखो, या एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करो, उसकी कोटि बताओ, आणविकता बताओ। तो ये आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया है, जिसके अंदर कोटि और आणविकता का मान है वो अलग अलग हो गया। आणविकता 2 है, द्विअणुक अभिक्रिया है, और कोटि 1 है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है। जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं, सुक्रोज का जल अपघटन करे, सुक्रोज का जल अपघटन करे अम्लीय माध्यम में। अब सुक्रोज का जल अपघटन करे बायोमोलिक्यूल के अंदर, ये C12H22O11 ये एक डाइसैकेराइड है, तो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे अपन, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ये सुक्रोज है जिसका जल अपघटन किया जाए अम्लीय माध्यम में, तो 2 मोनोसैकेराइड बनते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। C6H12O6 प्लस C6H12O6 दोनों का फॉर्मूला सेम है, संरचना अलग अलग है। एक में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, एक में कीटोन होता है। एक ये एल्डो एक्सोज शर्करा है, ये कीटो एक्सोज शर्करा है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब इसमें भी वही सेम कंडीशन कि जल है वो बहुत ज्यादा मात्रा में है, आधिक्य में, और ज्यादा मात्रा में होने के कारण ये अभिक्रिया के वेग में भाग नहीं लेता, इसकी सांद्रता के अंदर कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए इस अभिक्रिया का जो वेग होगा वो केवल सुक्रोज की सांद्रता पर ही निर्भर करेगा। C12H22O11 ये सुक्रोज की सांद्रता, तो इसकी भी आणविकता 2 है, ये द्विअणुक अभिक्रिया है, द्विअणुक अभिक्रिया है, द्विअणुक अभिक्रिया। लेकिन इसकी कोटि 1 है, कोटि प्रथम है, तो कोटि और आणविकता का मान अलग अलग हो गया। इसको कहते हैं आभासी या छद्म कोटि अभिक्रिया, और कोटि प्रथम है इसलिए कहेंगे आभासी या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। तो वापिस समझना, कई बार एग्जाम्पल में पूछते हैं आभासी या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अधिक मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होने के कारण इसकी सांद्रता में कोई मापने योग्य परिवर्तन नहीं होता, तथा वह कोटि के निर्धारण में भाग नहीं लेता, तथा अभिक्रिया वेग उस पर निर्भर नहीं करेगा, जिससे कोटि और आणविकता का मान अलग अलग हो जाएगा। उसे कहते हैं आभासी या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसका वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन, एथिल एसीटेट का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। तो एथिल एसीटेट, क्योंकि यहाँ पर क्षारीय माध्यम में कर दिया NaOH के साथ में, तो यहाँ पर सोडियम एसीटेट के साथ एथेनॉल बनेगा, तो कोटि 2 हो जाएगी, द्वितीय कोटि हो जाएगी, और आणविकता भी 2 हो जाएगी, तो वो छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया नहीं रहेगी। तो यहाँ पे अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करते हैं, तो ये अभिक्रिया जो वेग है वो एथिल एसीटेट की सांद्रता पर ही निर्भर करता है, तो कोटि और आणविकता का मान अलग अलग हो जाता है। इसी प्रकार सुक्रोज का जल अपघटन करो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, इसमें भी अभिक्रिया वेग केवल सुक्रोज की सांद्रता पर ही निर्भर करता है। तो ये आभासी या छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक।
अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अभिक्रिया वेग रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते, प्रभावित करते हैं। कुछ कारक लिखता हूं, इनको समझाएंगे। जैसे पहला कारक है अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद में दूसरा है तंत्र का ताप। तंत्र का ताप, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। उसके बाद तीसरा है अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति। अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति। उसके बाद में उत्प्रेरक का प्रभाव। उसके बाद में अभिकारक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल के बाद में विकिरण का प्रभाव या विकिरण द्वारा उद्भासन। या विकिरण का प्रभाव लिखो। विकिरण द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रिया या विकिरण का प्रभाव लिख दो। विकिरण द्वारा उद्भासन कोई भी लिखो। ये कुछ कारक है जो किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। अभिकारक की सांद्रता, तंत्र का ताप, अभिकारक उत्पाद की प्रकृति, उत्प्रेरक का प्रभाव। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ताप का प्रभाव भी है जो आगे डिटेल में भी दिया हुआ है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकिरण का प्रभाव। सबसे पहला कारक समझना अभिकारक की सांद्रता। और अपन को पहले से ही पता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रारंभ में किसी अभिक्रिया का वेग अधिक होता है और समय बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया वेग में चरघातांक रूप से कमी होती है। क्योंकि प्रारंभ में अभिकारक की सांद्रता अधिक होती है, उत्पाद की सांद्रता कम होती है। जैसे अभिक्रिया होती है, अभिकारक से उत्पाद बनता है तो अभिकारक की सांद्रता है वो घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता है वो बढ़ती जाती है। अभिकारक की सांद्रता घटती जाती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। इसीलिए अपन औसत वेग या ताक्षणिक वेग लिखते हैं तो अभिकारक के पहले माइनस चिन्ह लगाते हैं और उत्पाद के आगे प्लस चिन्ह लगाते हैं। अब इसमें अभिकारक की सांद्रता समय बढ़ने के साथ घट रही है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। तब इसके अंदर एक नियम लगाएंगे, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम जो 11th के अंदर आपने पढ़ा होगा। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम जिसे सक्रिय द्रव्यमान का नियम या गुलबर्ग-वागे का नियम भी कहते हैं। नियम क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब ये कोई अभिक्रिया है R से P, तो इस अभिक्रिया का जो वेग होगा
वो अभिकारक की सांद्रता R के समानुपाती होगा। मतलब वेग बराबर KA। अभिकारक की सांद्रता पर अभिक्रिया वेग निर्भर करेगा, मतलब अभिकारक की सांद्रता ज्यादा है तो अभिक्रिया वेग अधिक होगा, और अभिकारक की सांद्रता कम है तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। ये द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, और अभिकारक की सांद्रता कम है तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा। उसके बाद में दूसरा कारक है तंत्र का ताप, कि अभिक्रिया का वेग ताप से कैसे प्रभावित होता है। सामान्यतः किसी रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अब ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ता है? क्योंकि जैसे ही किसी अभिक्रिया के अंदर ताप बढ़ाओगे तो अभिकारक के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनमें आपस में टक्कर की दर बढ़ती है, और जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनमें टक्कर की दर बढ़ती है। तो उपयुक्त विन्यास में जब प्रभावी टक्कर हो जाती है, प्रभावी संगत हो जाती है, तो प्रभावी टक्कर के कारण सक्रिय अणु की सांद्रता बढ़ जाती है, और सक्रिय अणुओं की सांद्रता बढ़ने के कारण ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और यह प्रेक्षित किया गया कि किसी अभिक्रिया के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाए तो अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना हो जाता है। अभिक्रिया का वेग जो है वो दुगुना या तिगुना हो जाएगा, और ये ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी दोनों अभिक्रियाओं पे लागू होता है। तो जनरली ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो वापिस समझना, अभिकारक की सांद्रता और तंत्र का ताप में, ये इसी चैप्टर के अंदर आगे डिटेल में भी दिया हुआ है, जिसमें ताप गुणांक क्या है, उसके अलावा मैक्सवेल बोल्ट्जमान ऊर्जा वितरण वक्र से ताप को कैसे समझाते हैं वो भी अपन स्पष्ट करेंगे। तो अभिकारक की सांद्रता में क्या समझोगे कि सामान्यतः किसी अभिक्रिया के अंदर समय बढ़ने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग घटता है, मतलब क्षर घातांक रूप से कमी होती है, और अभिकारक की सांद्रता प्रारंभ में अधिक होती है, उत्पाद की सांद्रता कम होती है। जैसे ही अभिकारक से उत्पाद बनेगा अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से हम जानते हैं कि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। मतलब अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा, और अभिकारक की सांद्रता घटेगी तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा। और तंत्र के ताप के अंदर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्यों बढ़ता है? तो कारण क्या दोगे? जैसे ही किसी अभिक्रिया के अंदर ताप को बढ़ाते हैं तो अभिकारक के अणु या क्रियाकारी अणुओं के अंदर जो गतिज ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनमें आपस में टक्कर या संघट की दर बढ़ती है, और टक्कर या संघट की दर बढ़ने से उनके अंदर आपस में प्रभावी टक्कर होती है, तो सक्रिय अणुओं की सांद्रता बढ़ जाएगी, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। और प्रायोगिक रूप से यह प्रेक्षित किया गया कि किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो अभिक्रिया का वेग 2 या 3 गुना बढ़ जाता है, अभिक्रिया का वेग दुगुना या तिगुना हो जाता है। अब उसके बाद में तीसरा कारक है अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति। अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति के अंदर हम जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिख दिया CH4 मेथेन का ऑक्सीकरण करे CO2 प्लस जल बनता है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 2 4 हो गए। जैसे NO का ऑक्सीकरण करे NO2 बनता है, जैसे CO का ऑक्सीकरण करे
CO2 बन जाएगा। अब ये कुछ अभिक्रिया लिखी है, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो अभिकारक के पुराने बंध टूटते हैं और उत्पाद में नए बंध बनते हैं। अब जिस भी अभिकारक से उत्पाद में टूटने वाले बंध का सामर्थ्य कम है वो अभिक्रिया तेजी से होती है, और जिसमें टूटने वाले बंधों का सामर्थ्य ज्यादा है, जिसमें टूटने वाले बंधों की संख्या ज्यादा है, वो अभिक्रिया धीमी गति से होती है, वो स्लो स्पीड में होती है। जैसे कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, अब इसके अंदर 4 हाइड्रोजन बंध को तोड़ना है, 1 2 3 और 4 बंध को तोड़ना है, और NO के बीच में इसमें बंध को तोड़ते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें संरचना पे कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो इसमें 4 बंध को तोड़ना है, इसमें N और O के बीच का ही बंध को तोड़ना है। तो यहाँ 4 बंध को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो ये सभी क्रिया का वेग कम होगा, इस अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा। जिसमें टूटने वाले बंधों की संख्या कम है वो अभिक्रिया तेजी से होगी, और जिसमें टूटने वाले बंधों की संख्या ज्यादा है वो अभिक्रिया धीमी गति से होगी, उसका वेग कम होगा। और यदि टूटने वाले बंधों की संख्या समान है, जैसे NO और CO का ऑक्सीकरण है, NO और CO दोनों के अंदर टूटने वाले बंधों की संख्या समान है, तब कौन सी अभिक्रिया तेजी से होगी, तब किस अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा। तो NO और CO के अंदर बंध सामर्थ्य देखा जाता है कि कौन सा बंध दुर्बल है, कौन सा बंध प्रबल है इसके अंदर। तो यहाँ पर NO और CO के अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और CO में, तो CO की तुलना में NO अभिक्रिया तेजी से हो जाती है कि जिसमें बंध दुर्बल होता है उसमें बंध आसानी से टूटता है, तो वह अभिक्रिया तेजी से होती है। तो CO की तुलना में NO का ऑक्सीकरण तेजी से होता है, क्योंकि CO की तुलना में NO का बंध है वो दुर्बल होता है। और NO और CH4 में CH4 अभिक्रिया का वेग कम होता है, क्योंकि इसके अंदर टूटने वाले बंधों की संख्या कम है, और जिसमें टूटने वाले बंधों की संख्या या बंध सामर्थ्य कम है उस अभिक्रिया का वेग कम होगा। तो इस प्रकार से ये अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति पर भी अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है। तो अभिकारक की सांद्रता में द्रव्यानुपाती क्रिया नियम है, जिसमें अभिकारक की सांद्रता बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा, अभिकारक की सांद्रता घटेगी तो वेग घटेगा। और तंत्र का ताप के अंदर ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, क्योंकि टक्कर की दर बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ने से सक्रिय अणुओं की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। और 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाओगे तो वेग 2 या 3 गुना बढ़ जाएगा। और अभिकारक और उत्पाद की प्रकृति के अंदर हम जानते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है और अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो अभिकारक के बंध टूटते हैं, उत्पाद में नए बंध बनते हैं, मतलब पुराने बंध टूटेंगे, उत्पाद में नए बंध बनेंगे। तब इसमें टूटने वाले बंध का सामर्थ्य देखते हैं कि उसमें टूटने वाले बंधों की संख्या कितनी है। यदि टूटने वाले बंधों की संख्या कम है तो वह अभिक्रिया तेजी से होगी, उस अभिक्रिया का वेग अधिक होगा। और टूटने वाले बंधों की संख्या ज्यादा है तो उस अभिक्रिया का वेग कम होगा। और यदि टूटने वाले बंधों की संख्या समान है तो बंध दुर्बल या प्रबल देखा जाता है। जो बंध दुर्बल होता है वो आसानी से टूटता है तो उस अभिक्रिया का वेग ज्यादा होता है, और जो बंध प्रबल है इसका बंध सामर्थ्य ज्यादा है, बंध प्रबल है वो आसानी से टूटता नहीं है तो उस अभिक्रिया का वेग कम होता है, वो अभिक्रिया मंद गति से होती है। तो ये 3 कारक अपन ने पढ़े हैं, अभिकारक की सांद्रता, तंत्र का ताप और अभिकारक व उत्पाद की प्रकृति। अगले वीडियो में अपन उत्प्रेरक का प्रभाव, पृष्ठीय क्षेत्रफल और विकिरण का प्रभाव, ये 3 जो बचे हुए कारक को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में शून्य कोटि और प्रथम कोटि का समाकलित अवकलित वेग व्यंजक, उसकी अर्ध आयु कैसे निकालते वो समझेंगे। थैंक यू।